हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सब पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह अध्याय नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे अम्ल। पहला नंबर है अम्ल में, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दोस्तों, अम्ल की पहली पहचान है स्वाद में खट्टा होना। जो भी चीज़ हमें स्वाद में खट्टी लगेगी, समझ लीजिए कि उसके अंदर अम्ल है। जैसे हमें नींबू खट्टा लगता है, उसमें अम्ल है। इमली खट्टी लगती है, उसमें भी अम्ल है। तो जो चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं उसके अंदर अम्ल होता है, पहली पहचान। दूसरी है, ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। दूसरा पहचान कैसे करेंगे कि ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। तीसरी पहचान है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यदि अम्ल की बात करें तो अम्ल को जब हम पानी में घोल देंगे तो ये हमें H+ आयन देंगे। चौथा है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। अब अम्ल की बात करें तो अम्ल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल माने होता है तीव्र अम्ल। ठीक है दोस्तों, प्रबल का तात्पर्य है तीव्र अम्ल। जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा है H2SO4, जिसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और तीसरा है HNO3, इसे हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं दोस्तों। अब आ जाता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में है CH3COOH, जिसको हम एस्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अब आ जाते हैं अम्ल की सांद्रता पर। सांद्र अम्ल क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, ऐसे अम्लों को हम सांद्र अम्ल बोलेंगे। अगला है तनु अम्ल। तनु का मतलब होता है हल्का। जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। यानी अम्ल की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो तनु अम्ल हो जाएगा वो। अब आगे देखते हैं क्षारक। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पहली पहचान है स्वाद में कड़वा होना। दूसरा है, ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। तीसरा है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये तीन पहचान क्षार की है। पहला, स्वाद में कड़वा होना। दूसरा, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलना। और तीसरा है, जलीय विलयन में OH- आयन देना। ठीक है दोस्तों, अम्ल की तरह क्षार भी दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षारक। अब प्रबल क्षारक पहले देख लेते हैं। प्रबल क्षारक में आएगा आपका NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दूसरा है KOH, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और तीसरा है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दुर्बल क्षारक में आ जाए तो हम देखते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं दुर्बल क्षारक में। अब आ जाता है क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाएगा ऐसे क्षारक को हम क्षार कहते हैं। याद रखिएगा, क्षार और क्षारक अलग होता है। क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। कोई भी क्षारक अगर जल में घुल रहा है तो वो क्षार है।
ठीक है दोस्तों। अगला है लवण। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो लवण होगा उसको हम प्राप्त करेंगे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के द्वारा। लवण का उदाहरण है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और KCl, इसे हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। अब आगे आ जाता है सूचक। सूचक जिसको हम इंडिकेटर्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब सूचक का काम होता है सूचना देना। जिससे हमें कोई सूचना प्राप्त होती है उसको हम सूचक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सूचक का काम होता है किसी भी विलयन में अम्ल है या कि क्षार है उसकी सूचना हमें देते हैं। जैसे किसी जलीय विलयन में मान लीजिए कि आपके सामने किसी गिलास में या किसी बाल्टी में अम्ल या क्षार आपको बिना बताए ऐसे रख दिया जाए तो आप उसको देख करके पहचान नहीं सकते कि इसमें क्षार है या फिर अम्ल है। अब इसको पहचानने का दो तरीका है। या तो हम इसको चख लें, चखने से हम इसको जान सकते हैं खट्टा होगा तो अम्ल और कड़वा होगा तो क्षारक। परंतु क्या होता है कि जब कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक होता है तो उसको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ या जीभ जल जाएगा। इसलिए प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल को टेस्ट करना बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों उसकी पहचान हम कैसे करें, तो उसकी पहचान करने के लिए हम लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। विलयन में हम लिटमस पत्र को डालते हैं और यदि रंग में परिवर्तन आ गया तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्षार या अम्ल है। लिटमस पेपर को मैंने पहले ही बताया, यदि नीला लिटमस लाल में बदल रहा है तो समझ जाइए कि अम्ल है, और यदि लाल लिटमस नीले में बदल रहा है तो समझ जाइए कि वो क्षार है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमें अम्ल और क्षार की सूचना देने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। इसको अम्ल क्षार सूचक भी हम बोल सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम सब सूचक के प्रकार। सूचक दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। अब चलिए पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। ये सभी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे। कृत्रिम सूचक की बात करें तो वे सूचक जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हमें किसी पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं, इनको हम रासायनिक विधि के द्वारा बनाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलिन। इसी तरह से गंधीय सूचक होता है। गंधीय सूचक जो है ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपने गंध को परिवर्तित कर देते हैं। यदि गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षार की सूचना मिलती है तो ऐसे सूचक को हम गंधीय सूचक कहते हैं। आगे देखते हैं तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों। इसमें आता है प्याज और लौंग का तेल। ठीक है दोस्तों। अभी आ जाता है प्राकृतिक सूचक। लिस्ट इसमें दिया है, प्राकृतिक सूचक के बारे में आप समझ लीजिए। जैसे लिटमस पेपर जो होता है वो अम्ल में लाल होता है और क्षार में नीला रहता है। ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस जो है वो अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षार की उपस्थिति में हरा हो जाएगा। हल्दी में अम्ल की उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, परंतु क्षार की उपस्थिति में लाल रंग का हो जाता है। इसको आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। जैसे आप खाना खाते समय सब्जी आपके शर्ट पे लग जाए तो जब आप साबुन से
उस शर्ट को धुलते हैं तो आप देखते हैं कि सब्जी का लगा हुआ दाग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साबुन में क्षार उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है हाइड्रेंजिया का फूल का रस। ये अम्ल में नीला रहता है और क्षार की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक अगर देखें तो कृत्रिम सूचक में फिनाप्थैलिन है। ये अम्ल में रंगहीन रहता है, क्षार में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो अम्ल में लाल रहता है और यदि क्षार में इसको उपयोग करें तो ये पीला हो जाता है। इसी तरह से गंधीय सूचक में आता है प्याज का रस। अम्ल में तीव्र गंध देती है और क्षार में कोई गंध नहीं देती। वनीला समान गंध रहती है, कोई परिवर्तन नहीं रहता अम्ल में, और क्षार में कोई गंध नहीं देता है। क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं देगा। लौंग का तेल समान गंध रहती है, जैसे लौंग का तेल महकता है उसी तरह से महकता रहेगा अम्ल में, और क्षार में डालते ही उसमें कोई किसी प्रकार का गंध नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, पहले देखेंगे धातु की अभिक्रिया। यदि हम अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराएं तो क्या होगा, और इसी के साथ देखेंगे क्षार की यदि धातु के साथ क्रिया करवाएं तो क्या होगा। पहले हम देखेंगे अम्ल के साथ। अम्ल को यदि हम धातु के साथ क्रिया करवाएं तो आप देख रहे हैं अम्ल प्लस धातु ये दिया गया है। तो अम्ल की क्रिया यदि हम धातु के साथ करवाएं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखिएगा, अम्ल की क्रिया यदि हम धातु के साथ करवाएं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अगर हम क्षार के साथ में धातु की क्रिया करवाएं तो ध्यान दीजिएगा, क्षार के साथ में यदि हम धातु की क्रिया करवाएं तो हमें लवण। अब दोस्तों हम यदि रासायनिक समीकरण की बात करें तो अम्ल में हमारा रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम 2HCl लिखते हैं, और धातु में आ जाता है हमारा जिंक। जब HCl और जिंक दोनों क्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो जिंक क्लोराइड जो है हमारा लवण हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से यदि क्षार में देखें तो 2NaOH, जिसको हम क्षार कहते हैं, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और धातु में हमारा है जिंक। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो Na2 ZnO2 प्लस H2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखेंगे पॉप टेस्ट। बहुत बार पूछा जाता है कि यह पॉप टेस्ट क्यों किया जाता है, चलिए इसको समझते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी परख नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई हो और उस परख नली के पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। पूछा जाए यदि पॉप टेस्ट क्यों करते हैं तो उसमें लिखना है हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पॉप टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे हम धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। पहले हम देखेंगे अम्ल के साथ। तो यदि अम्ल के साथ में हम धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाएंगे तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। याद रखिएगा, अम्ल के साथ यदि हम धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी अभिक्रिया रासायनिक समीकरण की बात करें तो 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का 2 अणु लेंगे और धातु कार्बोनेट में हम लेंगे Na2CO3।
ठीक है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक की क्रिया हम यदि सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमारा बनेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये इतना बन कर के हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से अम्ल की क्रिया यदि हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ करें तो सेम टू सेम समीकरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार के साथ ना तो धातु कार्बोनेट क्रिया करता है और ना ही धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। आगे है चूने के पानी का टेस्ट। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या होगा। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यदि हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसको हम अपने दैनिक जीवन में समझना चाहें तो जब हम अपने घर को पेंट करने के लिए चूने का लेप लगाते हैं दीवार के ऊपर तो वो तुरंत सफ़ेद नहीं दिखाई देता है, परंतु 1-2 घंटे के बाद सूखने के बाद फिर वो दीवार हमें सफ़ेद दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम पानी और चूने का मिश्रण अपने दीवार पर लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूने का पानी क्रिया कर लेता है और पूरे दीवार को सफ़ेद कर देता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, अगर समीकरण से हम समझना चाहें तो समीकरण है CaOH का होल ट्वाइस, जो कि ये चूने का पानी का समीकरण है। इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं CO2 गैस। ठीक है दोस्तों, ये चूने का पानी है CaOH का होल ट्वाइस और इसमें प्रवाहित कर रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें प्राप्त हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, H2O हमारा वाष्प बन के उड़ जाएगा और दीवार पर हमारे बचेगा केवल सफ़ेद अवक्षेप, जिसको हम CaCO3 कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करवाया जाए तो क्या होगा? जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करवाया जाता है तो लवण और जल प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया करवाएंगे तो हमें 2 चीज़ें प्राप्त होंगी, लवण एवं जल। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। अब नीचे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी लिखा गया है, सेम टू सेम आप याद रखिएगा। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ये तो इसको आप याद रखिएगा। जब भी आप अम्ल एवं क्षार की क्रिया करवाएंगे तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम समीकरण पर। तो यहाँ पर अम्ल लेंगे हम सब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। और क्षार में लेंगे हम सब NaOH। जब NaOH क्षार को HCl अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl और H2O जल। इस तरह से समीकरण को हम उदासीनी समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अगर हम धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करें तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। समीकरण बनाते समय आप हिंदी वाला समीकरण जब याद रखेंगे तो ये हमारा
तत्व वाला जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो धात्विक ऑक्साइड में हम सब लेने वाले हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, और अम्ल में लेने वाले हैं हम सब 2HCl। दोनों की क्रिया करवाएंगे तो CuCl2 बन जाएगा और H2O बनेगा, यानी कॉपर क्लोराइड बनेगा और जल बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉपर क्लोराइड जब बनेगा तो विलयन का रंग नीला हो जाएगा, याद रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसको याद रखना है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसको याद रखिए। कभी कभी बहुविकल्पी में ये पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको बहुविकल्प में दिया जाता है, तो याद रखिएगा धात्विक ऑक्साइड जो है वो सदैव क्षारीय प्रकृति रखता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में है CuO और MgO। अब आगे हम देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। जो अधात्विक ऑक्साइड है उसकी क्षार के साथ क्या अभिक्रिया होगी? अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार। जब अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण और जल हमें प्राप्त होता है। अब अधात्विक ऑक्साइड में हमको लेना है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों की क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और हमें प्राप्त हो जाएगा जल H2O। आगे हम देखें तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड जो होगा उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी, यानी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय स्वभाव के होते हैं। अब आ जाते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, जब किसी जल में हम अम्ल को मिलाएंगे तो हमें H+ आयन प्राप्त होगा, इसको आप याद रखिएगा। जब भी अम्ल को पानी में मिलाएंगे H+ आयन हमको मिलने वाला है। अगला पॉइंट है, जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन देते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो जल में हम क्षारक को जब भी मिलाएंगे तो हमें OH- आयन प्राप्त होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें कई जगह मिला के दिखा, जैसे NaOH पानी में मिलाए हैं तो Na+ और फिर प्लस करके OH- आयन हमें प्राप्त हो रहा है। अगला पॉइंट है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसी क्षारक को हम क्षार कहेंगे, बस याद रखिएगा। जो भी क्षारक जल में घुल जाएगा उसी को हम क्षार कहेंगे, ठीक है। और जो क्षारक जल में नहीं घुलेगा उसको क्षार नहीं कहना है। टेस्ट कर लेना है, पानी में घोलना है क्षारक को, और अगर घुल गया तो क्षार है, नहीं तो वो क्षारक है, ठीक है। और सभी क्षार जो है वो क्षारक होते हैं। जितने भी क्षार होंगे वो सभी क्षारक होंगे, परंतु जितने भी क्षारक होते हैं वो सभी क्षार नहीं होते हैं। क्यों क्षारक क्षार नहीं हो सकता सभी? क्योंकि क्षारक जल में घुलना चाहिए। कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, जो जल में नहीं घुलेंगे तो उनको हम क्षारक कहेंगे, क्षार नहीं कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अब हमें क्या सावधानी रखनी है अम्ल या क्षारक को पानी में मिलाते समय? तो सावधानी ये बरतनी है कि जब भी जल के साथ हमें अम्ल मिलाना हो या फिर क्षार मिलाना हो
तो पानी के अंदर हम अम्ल डालेंगे या फिर क्षार डालेंगे। ऐसा नहीं करना है कि अम्ल में पानी डालेंगे, अम्ल में पानी कदापि मत डालिए। हम क्या करेंगे, पानी के अंदर अम्ल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। पानी में अम्ल को डालना है और लगातार हिलाते रहना है। ठीक है, और कभी भी आपको अम्ल या क्षार में पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो बहुत ही ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, आप जल सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि अंदर बर्तन में अम्ल है और जल डालना है नहीं, यानी कट का निशान किया है। ठीक है, अम्ल में कभी भी जल नहीं डालना है, जल में अम्ल डालना है, इतना याद रखिएगा। आगे है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। आप यदि अम्ल में जल मिलाते हैं तो बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न होगी और आप जल जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एकदम शॉर्टकट में। अम्ल और धातु क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। याद रखिएगा, अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा, इतना याद रखिएगा। अब क्रियाएं के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा ये शॉर्टकट में है, ये इसको देख लीजिए। अब आगे आएंगे हम सब। अम्ल व क्षारकों में समानताएं, दोनों में क्या समानता होती है? अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करता है, ये आप याद रखिएगा। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या H- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। याद रखिएगा, जब भी हम अम्ल या क्षार को पानी में मिलाएंगे तो उसका तनुकरण हो जाता है। तनुकरण मतलब हल्का हो जाता है वो। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम कैसे समझेंगे कि क्षार ज़्यादा प्रबल है या कम प्रबल है? ठीक है, और अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल ज़्यादा प्रबल है या कम प्रबल है? ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे क्षार के बारे में। यदि क्षार को हम पानी में मिलाएं, ठीक है, यदि हम क्षार को पानी में मिलाएं तो यदि OH ज़्यादा मात्रा में हमको मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये प्रबल क्षार है। क्षार की बात हम कर रहे हैं। यदि हमें OH- आयन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो प्रबल क्षार, कम मात्रा में OH मिल रहा है तो दुर्बल क्षार। इसी तरह से हम अम्ल में भी देखेंगे। अम्ल में यदि H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है तो प्रबल क्षार होगा, प्रबल अम्ल होगा, क्षार नहीं होगा। और H+ आयन की मात्रा यानी संख्या कम है तो वो दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, आगे किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक सूचक ऐसा सूचक होता है जिसमें अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। तो हम यदि अम्ल या क्षार की प्रबलता को जानना चाहें या उसका पता लगाना चाहें तो सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करते हैं। सार्वभौमिक सूचक के द्वारा हम किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर सार्वभौमिक सूचक की बात करें तो सार्वभौमिक सूचक एक ऐसा सूचक होता है जिसमें अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगर इसके हम कार्य की बात करें तो यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ये जो सूचक होते हैं ये हाइड्रोजन आयन के आधार पर अपने रंगों में परिवर्तन करते हैं। अगला आ जाता है pH स्केल। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं pH स्केल को। किसी विलयन में उपस्थित
H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित है उसका पता लगाने के लिए एक स्केल विकसित किया गया और उस स्केल का नाम रखा गया pH स्केल। इस pH स्केल के द्वारा हम विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाते हैं। अब pH में P जो है, pH में P का तात्पर्य होता है पुषांश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, pH में P का अर्थ होता है पुषांश, जिसको अंग्रेजी में हम पोटेंज कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं pH के बारे में। यदि pH का मान 7 आ गया, हम किसी विलयन को pH के द्वारा चेक किए और उस विलयन का pH मान आ गया 7, तो 7 आने का मतलब है कि वह विलयन उदासीन है, ना तो वो अम्लीय है ना तो वो क्षारीय है, एकदम उदासीन है। जैसे शुद्ध जल का pH मान होता है 7। जो शुद्ध जल होता है उसको जब आप पीते हैं तो वो आपको ना तो कड़वा लगेगा और ना ही खट्टा लगेगा, उसका pH मान होता है 7। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये पूछा जाता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है, क्योंकि ना तो वो हमें खट्टा लगता है और ना ही हमें कड़वा लगता है। यदि pH का मान 7 से कम हो गया, याद रखिएगा, यदि pH का मान 7 से कम आ गया तो हम उसे अम्लीय विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में समझे, किसी का pH मान 1 आया तो अम्लीय, pH मान 2 आया अम्लीय, 3 आया अम्लीय, 6 आ गया अम्लीय, 6.9 आ गया तब पर भी उसको हम अम्लीय ही कहेंगे। अगर 6.99 आ गया तब पर भी वो हमारा अम्लीय ही होगा, याद रखिएगा। 7 से कम pH मान आया तो अम्लीय। अब आगे, यदि pH मान 7 से ज़्यादा हो गया, तो यदि pH का मान 7 से ज़्यादा हो गया तो क्षारीय विलयन। ठीक है, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, 7 आ गया तो उदासीन। ठीक है, अब देखते हैं स्केल के बारे में। तो यह स्केल 0 से 14 तक pH मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो pH स्केल होता है उसके ऊपर नंबर जो लिखा रहता है वो 0 से लेकर के 14 तक लिखा रहता है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक pH स्केल के ऊपर नंबर लिखा रहता है। अब आ जाते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो H+ आयन देखिए, तो सबसे पहले दुर्बल अम्ल की ओर देखिएगा, तो H+ आयन सबसे कम दिखा रहा है और जैसे जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ रहे हैं उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और सबसे ऊपर पहुंचते ही ग्राफ सबसे हाई हो गया और यहाँ पर लिख दिया गया प्रबल अम्ल। ठीक है दोस्तों, यानी कि H+ की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी प्रबलता भी बढ़ती जाएगी। H+ आयन की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी प्रबलता भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आ जाता है दुर्बल क्षार। अब दुर्बल क्षार में देखिए तो NaOH दुर्बल क्षार है। OH आयन की मात्रा दिखाया गया है, तो OH आयन की मात्रा NaOH साइड में देखिए तो सबसे कम है और जैसे जैसे हम दाहिने ओर बढ़ेंगे उसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि यदि OH की मात्रा बढ़ेगी तो क्षारीयता भी उसकी बढ़ती चली जाएगी और जब OH का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्थान पर प्रबल क्षार वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ के द्वारा हम विस्तार से समझ सकते हैं। देखिए, उदासीन के ऊपर हमें 7 लिखा गया है। ठीक है, यानी 7 जो होता है वो उदासीन वाला पॉइंट है और 7 के हम बाईं ओर देखें
तो बढ़ती हुई अम्लीयता दिखाया गया, यानी 7 से कम अंक अगर हो रहा है तो अम्लीयता उसकी बढ़ रही है, और 7 से ज़्यादा हो रहा है तो उसकी क्षारीयता प्रकृति बढ़ रही है। ठीक है, आगे उसके नीचे दिए किया गया है आयन के आधार पर। यदि हम देखें तो आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, आयन ज़्यादा रहेगा H+ वाला तो ज़्यादा अम्लीय, और H+ आयन की सांद्रता कम है तो वो हो जाएगा हमारा क्षारीय। अब हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे पौधे एवं पशु। ठीक है, पौधे एवं पशु के प्रति pH संवेदनशीलता। तो हमारा शरीर जो है वो 7 से लेकर के 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा शरीर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 pH मान तक ही काम करता रहता है। ठीक है, वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि 7 से कम है तब हम अम्लीय कहेंगे, परंतु यहाँ पर 5.6 से कम कहा गया है तो ये अम्लीय है। यहाँ पर वर्षा जो होती है वो हमारे आम जीवन के अनुसार नहीं रखी जाती है। तो वर्षा का जल कब अम्लीय होगा? जब उसका pH मान 5.6 से कम हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वर्षा का जल यदि 5.6 से कम pH वाला है तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। मिट्टी का pH। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पाचन तंत्र का pH। ठीक है, यानी जो हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक यानी पेट में जाता है, पेट के बाद आंत में जाता है। तो आंत में खाना पचने के लिए कितना pH होना चाहिए उसको यहाँ पर समझाया गया है। तो हमारा उदर यानी कि स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की उपस्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपका जो पेट है वो ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न कर देता है। तो ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाने के कारण आपके पेट में जलन होने लगती है। जब आपके पेट में जलन होने लगती है तो आप क्या करते हैं? इनो पी लेते हैं। इनो क्या है? क्षार है। जब आपके पेट में अम्ल उत्पन्न हो गया, आपने क्षार को पी लिया यानी इनो पी लिया, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण बनाते हैं, लवण और जल बन जाता है और आपकी जो जलन है वो शांत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम देखेंगे pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक है, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे मुंह के अंदर जो दांत उपस्थित हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे मुंह का pH मान कभी भी 5.5 से कम नहीं होने देना है, उससे ज़्यादा ही रखना है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, जो हम दंत मंजन उपयोग करते हैं, कोलगेट हो, टूथब्रश हो, कोई भी दंत मंजन अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या करता है? हमारे मुख के अम्लीयता को कम कर देता है। ठीक है, यानी जो हमारे मुख की अम्लीयता है उसको कम कर देता है, क्षारीयता में परिवर्तित करता है। आगे पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। तो जो आपने देखा है कि मधुमक्खी जब आपको काट लेती है तो आपको बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का अम्ल छोड़ देती है जिससे हमें जलन होने लगती है।
यदि मधुमक्खी के काटे हुए स्थान पर हम बेकिंग सोडा लगा दें तो हमें कुछ आराम मिल जाता है। इसी तरह से नेटल डंक वाले बाल मैग्नेसाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जा सकता है। अब इसमें वही पहले वाला बात बताया गया है। अब आएंगे हम सब साधारण नमक से रसायन। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला है NaOH। दूसरा है विरंजक चूर्ण, जिसको हम CaOCl2 कहते हैं। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या बेकिंग सोडा बोलिए, इसका फार्मूला है NaHCO3। अगला है धोने का सोडा यानी वॉशिंग पाउडर, जिसको हम Na2CO3 × 10H2O बोलते हैं। इसको यदि हम पूरा नाम बोलें तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका पूरा नाम है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फार्मूला गलत लिख दिया गया है, ऐसे फार्मूला रहेगा। अब आगे देखेंगे हम सब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रतिक्रिया के बारे में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो याद रखना है आपको कि जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ इसमें दो और गैसें भी प्राप्त होती हैं, जिसको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस कहते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूले के द्वारा आपको समझाया गया है कि 2NaCl, ठीक है, क्रिया करवा रहे हैं हम H2O के साथ, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 2NaOH बनेगा और इसके साथ साथ Cl2 बनेगी और H2 गैस, ये दो गैसें भी हमें प्राप्त होंगी। Cl2 गैस हमें एनोड पर प्राप्त होती है और H2 गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होती है, और कैथोड के पास ही हमें NaOH विलयन भी मिलता है। अब इसमें उपयोगिता की बात करें तो H2 ईंधन, मार्गरीन में, Cl2 जल की स्वच्छता, PVC, CFC, ठीक है, PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCl का उपयोग होता है इस्पात की सफाई और औषधि में। NaOH का उपयोग होता है धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज़ बनाने के लिए। ठीक है, यदि हम NaOH प्लस क्लोरीन की क्रिया करवाएं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, जिसका उपयोग हम घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन यानी वस्त्रों के रंग उड़ाने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब देख लेते हैं विरंजक चूर्ण का बनना, यानी विरंजक चूर्ण हम कैसे बनाएंगे। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या करना है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी हमें विरंजक चूर्ण बनाना होगा हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, और क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन
आपस में क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण कर देते हैं, जैसा कि नीचे रासायनिक समीकरण में भी आपको समझाया गया है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 दोनों की क्रिया करवाएंगे तो हमें मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। अगर इसके उपयोग की बात करें तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए यानी रंग उड़ाने के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में, और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में। इतना इसका उपयोग होता है। अगला आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षार है और खाना पकाते समय इसमें उपयोग करते हैं। अब देखते हैं धोने का सोडा, जिसको हम Na2CO3 × 10H2O भी कहते हैं। यदि इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसमें देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण होता है। सोडियम कार्बोनेट में हम जल के अणु मिलाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में करते हैं। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट उपयोग है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला है CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर, याद रखिएगा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जिप्सम को हम गर्म करेंगे। जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही इसमें हम पानी मिलाएंगे फिर से ये जिप्सम बन करके तैयार हो जाएगा। और इसको हम POP भी बोलते हैं। सभी लोग के घरों में लगभग POP होता होगा। तो POP जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसी का फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2 H2O। इसमें जब हम जल मिला देते हैं तो जल मिलाने पर यह जिप्सम बन करके तैयार हो जाता है। उपयोग की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब किसी का हाथ टूट जाता है तो जो हाथ के ऊपर प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम का बना होता है। ठीक है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। आगे इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्रिस्टलन देख लेते हैं। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको समझ में ना आया हो तो उसका भी कमेंट करके बोलिए। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही प्राप्त हो जाए।
नमस्कार दोस्तों।